हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केवी पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर केवी और हम यूपी एससीईआरटी हिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें हम लेसन 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और ये हिस्ट्री का लास्ट लेसन है, चैप्टर 12 दक्षिण भारत जो है वो 6ठी से 11वीं शताब्दी का। दक्षिण भारत के कुछ राज्य यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ देखो, प्रारंभ में क्या है, दक्षिण भारत में मात्र 3 ही राज्य थे। कौन कौन से? चेर, चोल और पांड्य। जो 6ठी से 11वीं शताब्दी के जो मध्य था, यहाँ राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव राज्य भी हुए थे। मानचित्र में देखकर इनसे संबंधित शासन के नाम और समय अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो छोड़िए, अब देखो, इन राज्यों ने क्या किए, अपनी अपनी जो प्रभुसत्ता को स्थापित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लगातार संघर्ष ये करते रहे। जल मार्ग से व्यापार कैसे हुआ और आय के स्रोत व्यापार व कृषि कैसे हुए? देखो, युद्धों के कारण ये जो राज्य है वो कमज़ोर तो अवश्य हुए, लेकिन अपने प्राकृतिक संसाधनों एवं व्यापार से इन्हें क्या हुआ, बहुत लाभ भी इन्होंने उठाया। दक्षिण एवं पूर्व एशिया से इनके अच्छे व्यापारिक संबंध थे। प्राचीन काल में ये लोग जो है वो यूनान, रोम व मिस्र के साथ दूसरी और मलय द्वीप समूह के साथ भी व्यापार करते थे और चीन के साथ भी व्यापार करते थे। इनका प्रमुख जो बंदरगाह है वो महाबलीपुरम था, जो कि स्थानीय व सुदूर व्यापार के कारण राजकोष की आय के लिए बहुत ही क्या था, महत्वपूर्ण था। नदियों के तटीय इलाकों में धान व गन्ना का उपज भी होता था। ये कला साहित्य को बढ़ावा यहाँ पे दिखाया है। भरतनाट्यम की नृत्य मुद्राएं हैं। व्यापार और कृषि की आय से राजाओं ने व्यापक बड़े रूप से मंदिरों का निर्माण करवाना स्टार्ट किया और निर्माण करवाया। मंदिरों के निर्माण में राजाओं की जो है वो विशेष रुचि थी। हिंदू धर्म के विभिन्न पंथों के हिंदू, वैष्णव व शैव राजाओं ने अपनी अपनी जो भी मान्यताएं के देवी देवताएं होंगे उनके सम्मान में मंदिर बनवाए। और ये बड़े भव्य मंदिर और जो था, ठोस चट्टानों को काट काट कर इसको बनाया गया था। इनके जो शिखर थे वो आयताकार रेक्टेंगल में थे, ऊंचे और कई मंजिलों के होते थे। मंदिरों की दीवारों पर सुंदर सुंदर मूर्तियां भी बनाई जाती थी। और एक राजा द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को उनके वंशजों द्वारा पूरा भी किया जाता था। उस समय जो उत्तर भारत में इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण नहीं हुए थे। चालुक्य राजाओं द्वारा बनाया गया वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बहुत प्रसिद्ध थे। ये दिया हुआ है विरूपाक्ष मंदिर। पल्लवों द्वारा चेन्नई के पास महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर को एक पत्थर को काटकर बनाया गया है, ठीक है। और ये महाबलीपुरम का एक रथ मंदिर है। राष्ट्रकूट शासन कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर विशाल चट्टान को काटकर बनवाया और यह कई मंजिलों का है, ठीक है। कैलाश मंदिर का जो भीतरी दृश्य है एलोरा, चोल राजाओं ने तंजौर में 14 मंजिलों वाला बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और इस समय की मूर्ति कला भी क्या थी, बहुत ही विकसित थी। इस मंदिरों में धातु की बनी नटराज की सुंदर मूर्तियां भी स्थापित हैं। ये देखो, बृहदेश्वर मंदिर है। यहाँ पे क्या है, दक्षिण भारत के राजा व साहित्य के प्रेमी थे, अतः दक्षिण भारत में संस्कृत व तमिल के अलावा भी और स्थानीय भाषाओं जैसे कन्नड़ की भी पर्याप्त उन्नति हुई। पल्लव शासकों के समय में जो संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। कांजीपुरम पल्लवों की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत का अध्ययन केंद्र भी था। महान संस्कृत कवि जो दंडी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसभा में थे। चोल शासकों के समय में तमिल भाषा की विशेष उन्नति हुई और कंबन द्वारा लिखित रामायण ग्रंथ तुलसीकृत रामचरितमानस की भांति दक्षिण में भी लोकप्रिय हुए। इनके समय में जैन एवं बौद्ध विद्वानों ने भी ग्रंथ लिखे। ये नटराज की मूर्ति दी हुई है। अब धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ये सब कैसे थे? तो दक्षिण भारत के शासक जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, वे अन्य धर्मों के प्रति भी अन्य धर्मों को भी मानते थे। वे बौद्ध एवं जैन धर्मों के विहारों तथा मंदिरों का निर्माण हेतु दान भी दिया करते थे
और समाज में विष्णु तथा शिव की पूजा विशेष रूप से किया करते थे। शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में मठों की स्थापना भी की और इन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताया। 11वीं शताब्दी में दक्षिण के रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया है। ये तो हो गई आपकी धार्मिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में क्या रहा? दक्षिण भारत का जो समाज था वर्ण व्यवस्था पर आधारित था और इस समय समाज में 2 वर्ण, एक ब्राह्मण थे और एक गैर ब्राह्मण थे। ठीक है, सभी क्या करते थे? अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे और समाज में उन स्थिरता भी थी। राज्य में धनी और गरीबों में अंतर था और धनवान व्यक्ति के मकान सुंदर एवं बहुत अच्छे होते थे। गरीबों के घर जो है वो सादे होते थे और कच्चे फर्श के होते थे। किसान भूमि को क्या करता था? स्वामी मानता था, परंतु मजदूरों की दशा जो थी वो अच्छी नहीं थी। कृषि मजदूर दासों की तरह ही रहते थे। ये तो हो गई सामाजिक स्थिति। दार्शनिक शासन व्यवस्था क्या है? दक्षिण भारत की जो राज्य की शासन व्यवस्था में राजा ही क्या था? सबसे बड़ा होता था, सर्वोपरि होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री और कर्मचारी भी होते थे। उन मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था और इस प्रकार उन मंत्रियों और कर्मचारियों पर क्या था? उनका नियंत्रण भी था। चोलों की शासन प्रणाली विकसित और अरेंज थी, सुव्यवस्थित थी। समस्त साम्राज्य को क्या बोला जाता था? राष्ट्रम बोलते थे। प्रांतों को मंडल, जनपद को नाडु और गांवों को कुर्रम बोला जाता था। कुर्रमवासी अपनी बैठकों में समस्याओं का समाधान खुद करते थे। वे सिंचाई के लिए तालाब बनवाते थे, कर भी वसूलते थे और ये आर्थिक रूप से स्वावलंबी थे। यहीं से स्थानीय स्वशासन यानी जो आज की जो मिलती जुलती जो पंचायती राज है उसकी शुरुआत हुई थी। चोल वंश के राजा जो राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत बड़ी जल सेना थी, जिसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया? दक्षिण पूर्वी एशिया के भूभागों लंका, निकोबार द्वीप, मलाया तथा मलाया द्वीप समूहों में अपने संपर्क बना लिए। इस समय भारत के कुछ व्यापारी पड़ोसी देशों में गए, जिन्होंने क्या किया? वहाँ बस्तियाँ बनाई। कुछ बौद्ध प्रचारक भी पहुँचे वहाँ। विदेशों के स्थानीय लोग इनसे बहुत क्या हुए? प्रभावित हो गए और भारतीय विचार, कला व रीति रिवाजों क्या करने लगे? अपनाते गए। इसी प्रकार पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित कर ली, जो कि भारतीय संस्कृति के प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। और कंबोज मतलब कि जो कंबोडिया है, चंपा जिसके शासक शैव थे, उन्होंने क्या किया? कंबोज को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया और असंख्य लेख जो है वो संस्कृत भाषा में ही लिखवाए। भारतीय स्थानीय लोगों के साथ वो घुल मिल गए, जिससे भारतीय कला और साहित्य भाषा का भी फैलाव हुआ। आज भी एक सफल मिश्रण स्थानीय संस्कृति हमें दिखाई देती है। इंडोनेशिया में आज भी रामायण की कहानी बहुत लोकप्रिय है कि वहाँ की जनता इस पर आधारित लोक नाट्य भी खेलती है, मतलब कि नाटक भी करते हैं वो लोग रामायण पे। इंडोनेशिया भाषा में आज भी संस्कृत के शब्द हैं। ये देखो यहाँ पे मानचित्र के आधार पर ये बताया गया है कि 6वीं से 8वीं शताब्दी में भारत का किन देशों से व्यापार होता था। और नीचे क्या दिया हुआ है? ये वाला रामायण आधारित लोक नाट्य करते हुए ये लोग दिखाए हैं इधर में नीचे में ये वाला। यहाँ पे ये फिगर साइड में दिया है बोरोबुद्दू का बौद्ध मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर। अब देखो कंबोडिया स्थित जो अंकोर वाट का मंदिर है वो बोरोबुदुर के मंदिर से भी बड़ा है और यह मंदिर जो है वो विश्व की धरोहर है। इस मंदिरों की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ भी हमें क्या थी? उभरी हुई मूर्तियों में अंकित मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अच्छा नहीं, अभी है, ख़त्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका हिस्ट्री ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आपका जो है वो सिविक्स स्टार्ट हो गया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगी? क्लास 7 का हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप इसे डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो आपको अच्छी क्यों नहीं लगी है। मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और ये सारे ही वीडियो जो हैं वो यूपी टेट के लिए या फिर सुपर टेट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।